करना है। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य है, लेसन नंबर 4 आपका है। आज के हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखो आखिर जनन स्वास्थ्य होता क्या है। ठीक है ना, खूब ध्यान से समझना है। आप जनन पढ़ करके आ रहे हैं। जनन क्या होता है? अपने के जैसे जीवों को प्राप्त करना, यानी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग जनन कहते हैं। आप इसको पढ़ करके आए हैं। अपने जैसे जो जीव होते हैं उस जीव को उत्पन्न करने की जो बात होती है उसी को हम लोग जनन कहते हैं, माने अपने जैसे जो जीव होते हैं। अब जानते होंगे जनन में नर युग्मक का नाम आप सब लोग जानते होंगे। नर में जो मेन युग्मक होता है जिसके द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है उसका नाम होता है शुक्राणु। नर युग्मक की बात करेंगे शुक्राणु होगा, और जब बात आपकी होगी मादा युग्मक की तो आप इसका नाम अंडाणु लिखेंगे। सब लोग याद रखेंगे। और इसी में जब मेल होता है तो एक नए शिशु का निर्माण होता है, एक नए शिशु का जन्म होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जनन। लेकिन इस पाठ में जनन नहीं पढ़ना है, इस पाठ में हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना। अब देखो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, एकदम ध्यान समझने में क्या क्या बोल रहा है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, याद करो, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी कह सकते हैं, जब उसका ठीक ठाक होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि उसका व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह ठीक है, सही है। आपका क्या कहा गया कि सामाजिक रूप से समाज में वो रहता है, समाज में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक रूप से शरीर में जितने भी अंग हैं कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक रूप से मस्तिष्क जो है सही सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहारिक रूप से उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, निगेटिव सोच नहीं है। तो इस प्रकार की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं हम लोग अगर सही है उस व्यक्ति में उपस्थित है चारों बातें, तो हम कहते हैं स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जनन संबंधी जितने भी अंग हैं, जनन संबंधी जितने भी बातें हैं या जनन संबंधी जितने भी अंग हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। याद करो, मैंने कहा कि जनन अंग जितने भी हैं, जितने भी जनन संबंधी समस्याएं हैं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। जो भी जनन अंग आपके पास उपस्थित हैं या जो भी जनन संबंधी जानकारियां हैं सब उपस्थित आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। आप जानते होंगे कि एक लड़का है, जन्म अगर लेता है तो अगर लड़का स्वस्थ जन्म हुआ, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति, वह लड़का जो जन्म हुआ है उसका जनन स्वास्थ्य भी सही है। तो जनन अंग जो भी है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। किताब है क्या? चलिए ठीक है। जनन स्वास्थ्य के बाद देखिए आपको हम बता देते हैं, एक आपका होता है जनन स्वास्थ्य की समस्या के कारण। जनन स्वास्थ्य, पहले तो जानो कि जनन स्वास्थ्य की समस्या क्या होती है। जनन स्वास्थ्य की समस्या, देखो खूब ध्यान से इसको देखना है आपको। जनन स्वास्थ्य की समस्या, देखो जब जनन संबंधी अनेक बातें हम लोग पढ़ते हैं, जब जनन संबंधी अनेक दिक्कतें होती है, जब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे जनन का मतलब होता है कोई बच्चा जन्म लिया, उसमें किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया या तमाम प्रकार की उसमें दिक्कतें उत्पन्न हो गई, या जो औरत है वह गर्भ निरोधक गोली की इस्तेमाल नहीं करती है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं, तो सब ये जनन संबंधी समस्याएं होती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब जनन स्वास्थ्य की समस्याओं का मतलब होता है कि जब जनन संबंधी जितने भी अंग हैं, जब उसको कठिनाई होती है, जब उसको कार्य करने में दिक्कत होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। या जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तब भी हम लोग कहते हैं कि जनन स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना। आपको याद होगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि भारत की जब आज़ाद हुआ था, जब 1947 ईस्वी में, तो उस समय उसकी जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी। 33 से लेकर के 35 करोड़ थी। और 2020 में, अभी तो 2022 है, 2020 में भारत की जनसंख्या लगभग आपको याद होगा 100 करोड़ से भी अधिक चली गई है। 100 करोड़ से अधिक होगी। 2022 में आप देखेंगे तो 1.25 करोड़ आप कह रहे हैं, लगभग 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख आपका हो चुका है। इतनी जनसंख्या आपकी है, 100 करोड़ इतना। तो इस तरीके से संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इससे जनन स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो जनन स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। जैसा आप पढ़े होंगे, बाल विवाह का नाम आप सुने होंगे, समझ रहे हैं बात को, बाल विवाह का भी नाम सुने होंगे। इससे भी लगातार जनन, आप जानते होंगे कि जब बाल विवाह होता है
कम उम्र में लड़की की शादी हो जाती है तो उस समय बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याओं का उत्पन्न होता है। कम उम्र में शादी भी, कम उम्र में गर्भ धारण अगर स्त्री कर लेती है तभी दिक्कत होता है। जानते होंगे कि स्त्री का जो मासिक चक्र होता है, यानी स्त्री का जो जनन की प्रक्रिया होती है, बहुत जल्दी लगभग 11 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में पुरुष की तरह ज़्यादा होती है, लेट से शुरू होता है, 14 से 15 वर्ष के बाद होता है। तो 11 वर्ष के बाद वो स्त्री गर्भ धारण कर सकती है। इससे भी जल्दी जल्दी लड़के पैदा होते हैं, या फिर भी उनके गर्भाशय जो होता है विकास नहीं कर पाता है, तो इससे भी जनन स्वास्थ्य में क्या उत्पन्न होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। बात समझ गए? इसके बारे में कोई बात पूछेगा आपसे तो बता सकते हैं। उसके बाद आपका है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियाँ, ये भी आपका हेडिंग है। समझते जान गए तो जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्य नीतियाँ, कार्य नीतियाँ। तो पहले बात समझ लें हम लोग कि जब भी बात रहेगा कार्य नीति के बारे में तो आप किसको क्या कहेंगे। देखो, जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियाँ का मतलब होता है कि जनन संबंधी जानकारी देने के लिए, लोगों को कम संख्या में बच्चा पैदा करने के लिए लड़कियों को एक लिमिट एज कर दिया जाए, लड़कों को एक लिमिट एज कर दिया जाए, परिवार को छोटा रखा जाए। इस पर अनेक संस्थाएं काम करती है, अनेक कार्य नीतियाँ काम करती है, जिससे कि जनसंख्या ना बढ़े, जिससे कि लोगों को जनन अंगों का विस्तृत ज्ञान हो, किसी प्रकार का कोई इसमें समस्या उत्पन्न ना हो। ज्ञान का मतलब होता है कि हमें कब जनन करना चाहिए, कब माने कैसे माने जनन करें कि बच्चा कम समय माने कम से कम उत्पन्न हो, हमें क्या क्या काम करना चाहिए जिससे कि जनन अंग भी स्वस्थ रहें। तो इसमें अनेक कार्य नीतियाँ काम करती है, जिसमें भारत में विश्व का पहला भारत ऐसा देश है जहाँ सर्वप्रथम आपको मालूम होगा 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत ने ही, विश्व में भारत ने ही सबसे पहले, देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1951 ईस्वी में कार्य नीतियाँ की हम बात कर रहे हैं कि जनन संबंधी जितने भी समस्याएं हैं उसको कैसे छुटकारा पाया जाए, उसको कैसे निपटारा पाया जाए, उससे कैसे हम लोग बच सकें, कोई समस्या ना हो जनन अंगों में। उसके लिए सन 1951 ईस्वी में भारत ने सर्वप्रथम परिवार नियोजन की स्थापना की, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया गया। नियोजन का मतलब होता है सीमित करना, छोटा करना। सन 1951 ईस्वी में जब भारत ने ये परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया तो इसका उद्देश्य था कि हमें कम से कम बच्चों को उत्पन्न करना है, कम से कम जनसंख्या को बढ़ाना है। और अब तो भाई कई नारा निकलते हैं, हम दो हमारे दो तरीके के नारे निकलते हैं, और इस तरीके से 1951 ईस्वी में ये परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था ये कार्यनीति के रूप में उभरा और पूरे विश्व में उभरा, और भारत ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। आपको आता है प्रश्न में पूछ देगा कि जो परिवार नियोजन था वह परिवार नियोजन की शुरुआत कब किया गया था, तो आप सीधे कहेंगे कि उस परिवार नियोजन का शुरुआत जो किया गया था सन 1951 ईस्वी में किस देश में किया गया था, तो आप सीधे कहेंगे भारत में। आप कहेंगे कहाँ कहेंगे, भारत में कहेंगे। इसका यही उद्देश्य था कि कम से कम परिवार में बच्चे हों, जिससे कि जनसंख्या कम से कम बढ़े, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण आप जानते होंगे स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो भी डगमगा जाती है। जिसके 4-5 बच्चे हैं और बच्चों को पढ़ाने में विफल रह जाते हैं, या फिर भी जो अनेक कार्य जो आप देखते हैं, मान लीजिए कि घर की दिक्कतें आती है, खाने के लिए अनाज की दिक्कतें आती है, तमाम प्रकार की समस्याएं आती है। तो इसीलिए जो होता है ये परिवार नियोजन सन 1951 ईस्वी में चलाया गया कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा, जनसंख्या को कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद से आपका होता है जनसंख्या विस्फोट। जो आपका अगला हेडिंग है उसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। कुछ समझ में आ रहा है बताइए आप लोग? सब लोग एकदम आप ऐसे ही लिखेंगे, लिखते चलेंगे। सब बहुत आसान सा पाठ आपका है, समझिए कि सामाजिक वगैरह में जो पढ़ते थे वही बातें इसमें हो रही है। जनसंख्या विस्फोट, देखो विस्फोट का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। जब माने बहुत कम समय में किसी देश की या किसी स्थान की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत तेजी के साथ भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ी। मैंने आपको जस्ट बताया था अभी कि अभी भारत हमारा 1947 ईस्वी में जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी मान लीजिए 35 करोड़ थी, या 33 करोड़ मान लीजिए 33 करोड़ थी। और 2020 का मतलब ये हुआ कि 1947 है 2020 में माने 53 साल में लगभग 67 लाख नहीं 67 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। समझ रहे हो? 73 हो रहा है कि 67 ही होगा ना। चलिए, तो इस तरीके से आपका
53 साल में, सही, यानी जैसे 47 और 53 जोड़ेगा तभी तो 2000 होगा ना, 2020 वही। तो इतना आपका हुआ। जरा सोचो, अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2033 में, 2033 तक भारत की जनसंख्या 200 करोड़ हो जाएगा, 2 अरब। अरे इस समय तो है ना, लगभग आपको 1 अरब 30 करोड़ तो लगभग है ही है, 30 करोड़ 35 करोड़ लगभग है। तो 10 साल में तो उतना हो ही जाएगा जनसंख्या। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब उनको पता हो चुका है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो कितने दिक्कतों का सामना होगी। ठीक है, तो ये सब आपके होता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि जब बहुत कम समय में बहुत तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट के बहुत सारे कारण है, क्यों जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप कारण को दिखाए भी हैं। निम्न सामाजिक स्तर, पहला तो आपके कारण में बता देता हूँ, याद हुआ कि नहीं बताओ, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या हटा दो तनी, विस्फोट के कारण। विस्फोट का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। जनसंख्या विस्फोट के कारण का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, जिसमें फर्स्ट आपके बात है बाबू, निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर, देखो निम्न सामाजिक स्तर फर्स्ट आपके, देखो हिंदू धर्म में चाहे किसी भी धर्म में ये निम्न सामाजिक स्तर का मतलब ये होता है कि लोग जो होते हैं तरह तरह के बातें सोचते हैं। लोग जो होते हैं तरह तरह के क्या करते हैं, बातें सोचते हैं। लोगों का विश्वास होता है कि जितने अधिक हमारे बच्चे होंगे उतना ही अधिक धन कमा करके लेकर के आएंगे। 3-4 बच्चे रहेंगे, मान लो 3 अगर बच्चा है 20-20 हज़ार रुपया भी कमाता है तो 60,000 रुपया लेकर के वो आएगा। तो निम्न सामाजिक स्तर, निम्न सोच इसी को कहा जाता है कि निम्न सामाजिक स्तर का मतलब ये होता है कि लोग यही कहते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक धन का क्या होगा, उत्पादन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं निम्न सामाजिक स्तर। तो मान लीजिए निम्न सामाजिक स्तर होगा, लोग ये सोचते रहेंगे तो एक बच्चा उत्पन्न करेंगे, सोचेंगे एक और, इस तरीके से करते हुए चले जाते हैं। तो इससे भी जनसंख्या क्या होता है, बढ़ता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं निम्न सामाजिक स्तर। जब ये बात करेगा तो आप जरूर निम्न सामाजिक स्तर में जो समाज के लोग होते हैं ये निम्न सोच रखते हैं और रख करके ये बातें आपको बताना पड़ता है। दूसरा जो मेन बात होता है उसका नाम होता है निरक्षरता। दूसरा जो बात होती है उसका नाम क्या होता है, निरक्षरता का नाम आप सुने होंगे, और निरक्षरता के हिसाब से आप इसको बता देते हैं। निरक्षरता का मतलब होता है ना, पढ़े लिखे, जैसे आप लोग भले पढ़ रहे हैं लेकिन क्या उसके पास जहाँ सोच के आप देखेंगे कि क्या हमारे पास उतना उन्नत किस्म के विकास दिमाग का हुआ है जितना एक होना चाहिए, तो शायद आपको आंसर मिलेगा कि वैसा विकास अभी दिमाग को हो नहीं पाया है जितना चाहिए। तो जब भी बात इसकी आपके करेगा ना, निरक्षरता का मतलब होता है, तो निरक्षरता का मतलब होता है एजुकेशन का भी बहुत लेवल होता है। एजुकेशन लगता है डाउन होता चला जाएगा तो आदमी सोच भी अपना डाउन कर लेगा और उसके बाद से जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। उसके बाद से तीसरा आप पढ़े होंगे सामाजिक रीति रिवाज। तीसरा भी आपके पास जो कारण में आपको बताया गया था सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज, तो जो बात होती है सामाजिक रीति रिवाज में वो आपके पास ये होती है कि समाज के लोग, आपको याद होगा समाज में भ्रम फैला हुआ है और ये सब लोग ये कहते हैं कि यदि एक लड़का जन्म लेगा तभी परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए भी लड़कियां लगातार होती है, लगातार होने के कारण लड़के की चाहत रखने वाले के कारण लगातार जनसंख्या को क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो सामाजिक रीति रिवाज है कि समाज के लोग ये कहते हैं कि इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र का होना बहुत आवश्यक होता है। तो पुत्र के प्राप्ति के लिए भी लगातार जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती रहती है। हालांकि अब तो मान लीजिए कि जांच पड़ताल की सुविधा हो गई है, कम उम्र में विवाह भी इसका एक प्रमुख कारण है। अब जानते होगा अभी जस्ट बताया गया कि जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या विस्फोट, कम उम्र में विवाह की बात होगी। लेकिन एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, कल मैंने बताया भी था कि जितना जल्दी हो सके अगर लड़की को लाइफ सेटलमेंट करना है तो ये ज़रूरी होता है कि आप 25 साल के पहले ही किसी भी तरीके से कुछ बनना है तो बनने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, जब एज आपका बढ़ता चला जाएगा, 25 से अधिक होता चला जाएगा, तो उसके बाद से जो शादियाँ में होती है बहुत रुकावटें पैदा होती है। क्योंकि लड़का अगर आप 30 साल के हो जाएंगे तो लड़के को एज 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, उस समय तक आपके दिक्कतें जरूर होती है। तो कम उम्र में शादी भी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका एक लिमिट भी है, ज़्यादा एज बढ़ता चला जाएगा तभी दिक्कत होती है। इसीलिए खूब टैलेंट पढ़िए, जन जितना ही टैलेंट रहेंगे उतना ही जल्दी आपका कंपटीशन बीट करेंगे, उतना ही जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगा। बहुत धीरा पूरा पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई तो होती चली जाएगी, एमए करेंगे, बीएड करेंगे, कितना पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन एक एज
जब हाई हो जाएगा तो उस समय शादी के बंधन में आपके पिताजी का एक मन में आएगा कि इसको 10 लाख लगा कर हम पढ़ाएं कि 10 लाख लगा करके इसकी शादी करें। तो शादी पर ही ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ के 100 लोग अगर उपस्थित हैं तो शायद उसमें से 2 लोग भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप लड़की को पढ़ाइए। सब लोग यही कहेंगे कि इसकी शादी कर दीजिए, एज हो गया है। तो कम उम्र में शादी से भी जनसंख्या बढ़ता है, लेकिन अधिक उम्र के बाद भी तो दिक्कत एक होती है। तो शादी के लिए एक लिमिट होता है। आपने देखा है कि सरकार ने तय किया है कि लड़कियों की जो शादी होगी 21 साल से कम एज का नहीं होना चाहिए। तभी बात आपकी होती है कि पहले शादी कर दिया जाए। हमारे 21 साल का मतलब ये होता है कि 21 साल के बाद 22 साल के बाद शादी होगी। 40-45 जात कितनी 3-4-5-6 बच्चे होंगे, 2-3 बच्चे होंगे, उससे अधिक तो कर नहीं सकती है। लेकिन पहले अगर शादी कर दिया जाता है तो ज़्यादा ही बच्चे पैदा होंगे। तो ये भी आपका एक जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख रूप से कारण आपका है। और उसके बाद से आप एक और चीज़ पढ़े होंगे जिसका नाम होता है मृत्यु दर में कमी। याद करिए, मृत्यु दर में कमी, ये भी बहुत अच्छी बात आपकी है। देखिए, पहले के लोग बहुत मरते थे, पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी, लोग मर जाते थे, तबीयत खराब होती थी। आज देखिए सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि जल्दी लोग मर ही नहीं रहे हैं। मरने वाले के कोरोना हो रहा है तभी लोग नहीं मर रहे हैं। यानी सरकार की सुविधाएं जो है लगातार बड़े बड़े अस्पताल की व्यवस्था होने के कारण मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। लोग कम मर रहे हैं और अधिक बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। इससे भी जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या वृद्धि में लगातार जनसंख्या वृद्धि इससे भी बढ़ रही है। माने एकदम समझिए मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। आप देखेंगे बहुत ही कम ही लोग, कोई बीमारी चलता है तो लोग मरते हैं, तो वो भी नहीं मरते हैं। लगातार जनसंख्या बढ़ती हुई चली जाए, मृत्यु दर में कमी हो रही है। अब देखो, जनसंख्या अगर बढ़ गई तो बढ़ने के बाद कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये भी आप बात जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले क्या क्या समस्याएं होती है, समस्याएं क्या क्या होती है। जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ रहा है तो समस्याओं में पहला तो आपका होगा खाद्य आपूर्ति की समस्या। खाद्य आपूर्ति की समस्या, देखिए खाद्य आपूर्ति का मतलब होता है खाने वाला चीज़। क्या होता है खाने वाला चीज़? आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि इतना इसका रेट बढ़ रहा है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो ये डिमांड होंगे बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो इसका रेट भी बढ़ेगा। तो खाद्य की समस्या होती थी। जरा सोचो, पहले आपके एक बाबा थे तो उसके 10 कट्ठा खेत थे, उनके 4 लड़के हुए तो 10 कट्ठा में चारों में डिवाइड हो गया, फिर आप उनके बच्चे हुए, फिर उनमें डिवाइड होगा। तो लगातार खाने के अनाजों में देखते आपकी होती चलेंगे। तो खाद्य आपूर्ति की समस्या होती है जनसंख्या जब तेज़ी से बढ़ता है। तो और भी हो सकता है, आवास की भी दिक्कतें होती है। आवासीय घर था तो आपके पिताजी गुजारा उसमें कर रहे थे, आपके 2-4 बच्चे हुए, आपके नहीं आपके पिताजी के, तो उसके अब 2-4 हिस्से उसमें लगेंगे, एकदम निश्चित है कि 2-4 हिस्से उसमें लगेंगे। तो आवास का भी कमी होने लगती है, रहने के लिए घर वगैरह में दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी अगर आप DM SDM बन जाएंगे, पढ़ करके डॉक्टर वगैरह बन जाएंगे तो बहुत फ्लैट खरीद लेंगे। जहाँ आपकी शिक्षा की व्यवस्था जरा देखिएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक हो रही है आज के युग में, देख रहे हैं ना, शिक्षा की व्यवस्था है। फिर भी अगर अकेले हैं तभी आपके पिताजी शिक्षा की व्यवस्था में बड़ी कोताही कर रहे हैं, ठीक है ना, शिक्षा की व्यवस्था में कमी, ये सब आपकी बात होती है। ये भी जनसंख्या बढ़ने से, देखिए आपके घर में 3-4 बच्चे अगर हैं तो किस तरह से आप उसको पढ़ा देते हैं, ठेल ठाल के किस तरह से पास कर दिया हो गया। एक बच्चा अगर है, 2 बच्चा है तो उस पर बहुत लोग फोकस करते हैं। लेकिन देहात है बाबू, यहाँ पर 30,000 रुपया कमाने वाला का लड़का भी नहीं पढ़ पाता है और 500 रुपया कमाने वाले का लड़का भी पढ़ लेता है। 1 करोड़ रुपया कमाने वाला का लड़का भी नहीं पढ़ पाता है, दिन भर घूमता है, लेकिन 5,000 रुपया महीना कमाने वाला का लड़के भी पढ़ करके कुछ बन जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत दिक्कतें होती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई पर। रोजगार की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। आप देख ही रहे हैं, रोजगार मिलेगा नहीं तो लगातार जनसंख्या बढ़ने से, जनसंख्या कम होता है तो रोजगार भी कम होता है। रोजगार की माने लिमिट होती है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो एक ही, मान लो कि पहले क्या होता था ना कि पहले काम करने के लिए, आज देखिए बेरोजगारी और बढ़ गई है। पहले लोग खेतों में कार्य करते थे, वहाँ पर लोगों को खेत के काम कराया जाता था, लेकिन आज ट्रैक्टर आ गया, एक ट्रैक्टर आने से मजदूर अब वहाँ उतना ना पता हो गए, साफ हो गए सब। तो ये सब बातें आपकी होती है। रोजगार की समस्या आती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा की समस्या, आप जाइए कभी अस्पताल में मौका मिलेगा तो कभी घूमने के लिए जाइएगा, अगर गोरखपुर तो मेडिकल कॉलेज में चले जाइएगा, आपको ये नज़र आ जाएगा कि सचमुच में क्या हालत है। इतने ज़्यादा वहाँ मरीज आपको मिलेंगे, हर 10 मिनट 20 मिनट में मरते हुए एक मरीज आपको दिखाई देंगे, इतने ज़्यादा वहाँ पर मरीजों की उपस्थिति रहती है। तो माने जनसंख्या बढ़ने से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो चिकित्सा व्यवस्था है, उस पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में बता सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का भी समस्या होता है।
और प्राकृतिक संसाधन का मतलब संसाधन वह होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मान लीजिए घर बनाना है, जंगल है तो जंगल को काटना पड़ेगा। तमाम प्रकार के अभी जब जंगल को काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, इससे भी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय है ना, बहुत सारे उपाय हैं भाई। इसमें जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के तो कई उपाय हैं। पहला आपका देखो उपाय में हम एक बात बताते हैं, इसके 5-6 विधियाँ हैं। जनसंख्या वृद्धि के उपाय या जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे आप इसको लिखेंगे, रोकेंगे? नियंत्रण के उपाय क्या क्या है अगर आपको रोकना है तो क्या? पहले देखो प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि देखो सबसे बेस्ट यही विधि है, बात समझ रहे हैं ना? सबसे माने अच्छा विधि यही है प्राकृतिक विधि। इस वृद्धि में आपको देखिए प्राकृतिक विधि हम आराम से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। जनसंख्या वृद्धि के रोकने के ये सबसे अच्छा उपाय है प्राकृतिक विधि। इस विधि में जो औरत होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो संयम बना करके रखते हैं। संयम का मतलब होता है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर मासिक चक्र आ जा रहा है, मान लीजिएगा कि आज आपका 9 तारीख है, तो आज से लेकर के माने देखो जब भी मासिक चक्र आता है उसके 10वें दिन से लेकर के और 17वां दिन के बीच में बच्चा को रुकने के 90% चांस रहते हैं। गर्भधारण करने की समस्या अधिक होती है। उसके बाद से अगर जन्म होता है तो संभावनाएं बहुत कम होती है। तो प्राकृतिक सबसे अच्छा है कि संयम अगर बना करके माने जो भी व्यक्ति है वह रखता है तो जनसंख्या की वृद्धि में कमी होगी, जनसंख्या बढ़ेगा नहीं। दूसरा आपका होता है जिसका नाम होता है रोधन। रोधन रोधन का मतलब होता है ना, जिससे कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, गर्भ निरोध जो होते हैं, इसकी एक बात आपकी होती है कि इसका भी यूज करके हम जनसंख्या को बढ़ने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है ना? जनसंख्या बढ़ने का रोधन का मतलब होता है जो जितने प्रकार की मैंने बातें होती है, रोकने की बात होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद से और भी बातें होती है आपकी, वह आप पढ़े होंगे कापर टी वगैरह जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। कापर टी का ग्रीवा में यूज किया जाता है, योनि जो होता है उसी में लगा दिया जाता है। जो शुक्राणु होता है स्त्री का अंडाणु से मैच नहीं करता है और फिर जो स्त्री होती है वो गर्भ को धारण नहीं करता है। ठीक है ना? उसके बाद से दूसरा होता है शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सा का नाम सुने हैं, फिर आगे आपको विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन। शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन। आपको याद होगा कि जो औरतें होती है, औरतों के जो अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी का मतलब आप पढ़े होंगे फिलोपियन नलिका, जहाँ से माने अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं उस अंडवाहिनी के रास्ते होते हुए तो फिलोपियन नलिका में चले जाते हैं। तो जो स्त्रियाँ होती है उसकी देखिए ये परमानेंट है, उसके जो अंडवाहिनी होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है। बांधने से ही होता है कि जो अंडाणु होते हैं अब फिलोपियन नलिका के अंदर नहीं जाते हैं। तो यह स्थायी विधि है, इसके द्वारा मैंने हमेशा के लिए वह स्त्री जो होती है गर्भधारण नहीं कर सकती है। पुरुष के भी जो शुक्र वाहिकाएँ होती है, आप पढ़े होंगे शुक्र वाहिकाएँ वो होता है जिससे शुक्राणु क्या होता है बाहर निकल करके जाते हैं, मानी योनि से होता हुआ स्त्री के फिलोपियन नलिका में जाते हैं। तो जो शुक्र वाहिकाएँ होते हैं उसको भी काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होते हैं स्त्री के जो फिलोपियन नलिका होती है या जो अंडाणु होते हैं उसके पास तक वो नहीं पहुँच पाते हैं और स्त्री जो होती है वो गर्भ को क्या करती है, धारण नहीं करती है। परिवार नियोजन के बारे में अभी आपको पढ़ाया गया। सन 1951 ईस्वी में भारत ने सबसे पहले अपना परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था वो चलाया था। इसके द्वारा हम लोग बच्चों की संख्या को कम से कम कर सकते हैं ना इस तरीके से। चलिए तो इस तरीके से आपको आज की बात रही, कल की जो बात आपकी रहेगी उसका अस्थायी विधि वगैरह शुक्राणु नाशक वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ये भी आपने देखा, नसबंदी जानते ही होंगे आप, ये पुरुष में पाया जाता है। नसबंदी में अगर आपसे प्रश्न कोई पूछा, कल एक लड़का पूछा भी था कि सर जब नसबंदी होता है तो वह पुरुष के कौन से नसें होती है जिसको काट करके बांधा जाता है, तो जरूर आप याद रखेंगे उसका नाम होता है शुक्र वाहिका। उसका नाम क्या होगा? शुक्र वाहिका जो होती है उसी को काट करके बांध दिया जाता है, तो फिर से जो होता है शुक्राणु उसके आर पार नहीं जाते हैं। और अगर स्त्री की बात करेंगे तो स्त्री के अंदर जो अंडवाहिनी जिससे अंडाणु निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उस अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिसको हम लोग नलबंदी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे इसके सब बातों को, एक आपको बंध्यकरण का नाम सुने होंगे, बंध्यकरण का नाम भी सुने होंगे, याद है आपको? बंध्यकरण का मतलब ये होता है कि जो स्त्री है वह स्त्री जब गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो उसी का हम लोग बंध्यकरण कहते हैं, जिसको आप देहात के भाषा में जिसको आप क्या कहते हैं? बांझपन भी कहा जाता है इसको। जो स्त्री होती है जब वो गर्भ को धारण नहीं कर पाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंध्यकरण कहते हैं। देखो एक चीज़ और बता देते हैं आपको, बहुत ही जान करके हैरानी होगी कि बंध्यकरण जो होता है ये बहुत बड़ी स्त्रियों के लिए एक समझिए
निराशा का बात होती है। जो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती है उससे बड़ा दुख उसको नहीं हो सकता है। लेकिन अब आपको दुख की कोई बात नहीं है, जो भी आपके होंगे इलाज के द्वारा आपका बच्चा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दिया, ऐसे वैज्ञानिक लोग यंत्र का आविष्कार कर दिए हैं कि कोई भी स्त्री ऐसा नहीं होगी जिसका बाल बच्चे नहीं होंगे। हो सकता है उसमें, बस थोड़ा सा तकनीक का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। तो बंधेकरण का मतलब ये होता है कि जब कोई स्त्री है, जब वो गर्भ को धारण नहीं कर सकती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंधेकरण कहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंधेकरण है वो केवल स्त्री के अंदर स्त्री के दोष के कारण ही होता है, ये पुरुष में भी हो सकता है। हो सकता है कि जो पुरुष है उसका जो वृषण है उसमें शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, तभी जो स्त्री होगी गर्भ धारण नहीं कर सकती है। या हो सकता है कि जो शुक्राणु है पुरुष के, वो शुक्राणु स्त्री के अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, तभी जो स्त्री होती है गर्भ को धारण नहीं कर पाती है। सब ये आपके बंधेकरण के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है कि जो स्त्री है उसके अंडाणु जो होता है, अंडाणु के निर्माण नहीं हो पाते हैं, या अंडाणु जो होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तभी स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती है। लेकिन ये सब आपकी बात कल होगी। बंधेकरण के बारे में आपने जाना कि बंधेकरण स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है। और जब भी आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, आप लोग लिख लेंगे, लिखा जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना बायोलॉजी था, आपको 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, बना कर लेकर के आइएगा। कुछ सीखे कि नहीं?